हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ सब्जेक्ट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ में पहला बेसिक सा चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये कवर अप करने वाले हैं। हालांकि आप इसे पढ़े हैं तो एक बार ओवरव्यू में आप ऐसे इसको देख लीजिएगा, जरूरी है। देखो, जितना पढ़ेंगे उतने आपके पास कंटेंट और वर्ड्स आएंगे तो अच्छा एग्जाम आप दे लेंगे। ठीक है, आता तो हमें सब है बट एग्जाम में लिखने लगते हैं तो हमें शब्द ही नहीं समझ में आते लिखना क्या। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठंडी बहुत है, आप लोग बचा के रखिए, बहुत ज्यादा गलन है तो इसलिए आप लोग अपने कमरे में रहिए, रजाई में रहिए, सेफ होकर के पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि दो देशों या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होने वाले ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। या फिर अपनी कंट्री के टेरिटरी के बाहर जाकर के, अपनी कंट्री का जो सीमा खत्म होता है उसके बाहर जाके किसी दूसरे देश की सीमा में एंट्री करके व्यापार करना इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड होता है जो कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में होता है। ठीक है, आइए अब कह रहा है, एक मिनट बच्चों, प्लग लगा दे, थोड़ा सा नीचे गिर गया, लाइट चली गई, ऐसे लाइन लाइन पे रहिए आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक। क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन क्या है। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। भाई दो या दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसे हम फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। दिस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज। इसके अंदर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का जो है बेटा एक्सचेंज होता है दो देशों के सिटीजन के बीच में, नागरिकों के बीच में। व्हेन सिटीजन ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जब एक देश का सिटीजन दूसरे देश के सिटीजन के साथ अपने गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करता है उसे हम फॉरेन ट्रेड का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारा प्यारा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कितने प्रकार का होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है। इंटरनेशनल ट्रेड बच्चों तीन प्रकार का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। क्या, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है, एक मिनट बेटा फॉन्ट सही कर ले, पेन का कलर, हाँ ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि मतलब हम किसी दूसरे देश से जो गुड्स खरीदते हैं वो इंपोर्ट होता है। तो द इनफ्लो ऑफ गुड्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्टेड। हमारे कंट्री में जो गुड्स आता है दूसरे देश से, इनफ्लो होता है हमारे देश में आता है, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट जो हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, जो हम बेचते हैं, कोई गुड्स या सर्विस जो आउटफ्लो होती है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं बच्चा, कई बार क्या होता है कि हमारे देश में गुड्स आता है बट हम उसे यूज नहीं करते, उसमें थोड़ा सा हम और सर्विस वगैरह पैकेजिंग वगैरह करके किसी तीसरे देश को बेच देते हैं, इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पाकिस्तान के साथ मान लो इस समय अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, तो हमने उसे अमेरिका के माध्यम से मंगवा लिया, या बगल में नेपाल उसके माध्यम से मंगवा लिया। भाई नेपाल ने खरीदा पाकिस्तान से और उसने थोड़ा सा उसमें चीजों को ऐड ऑन किया, सर्विस वगैरह और अच्छी कर दी, तो उसके बाद हमको बेच दिया, यूज नहीं किया। जब सॉरी नेपाल ने या अमेरिका ने उसको यूज नहीं किया, डायरेक्टली इंडिया को बेच दिया। तो मतलब एक देश जब किसी दूसरे देश से गुड्स खरीदता है और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीजों को ऐड करके किसी तीसरे देश को बेच दे बिना यूज किए, इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। मेनी टाइम्स गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्ट। बेटा कुछ टाइम क्या होता है, गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, हम इसे री एक्सपोर्ट करते हैं, यूज नहीं करते, इसमें कुछ प्रोसेसिंग वगैरह जोड़ देते हैं और अगले देश को हम बेच देते हैं। जैसे हमने क्या किया, हम इंडिया हैं और हमने अमेरिका से, यूएसए से टेक्नोलॉजी खरीदी। क्या खरीदी बेटा, टेक्नोलॉजी को परचेज किया, टेक्नोलॉजी को परचेज किया। अब टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, इंडिया ने इंपोर्ट कर लिया।
टेक्नोलॉजी को यूज ना करके उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग और चीजों को ऐड करके बांग्लादेश को बेच दिया। तो बेटा ये हो गया इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं, यूज नहीं करते, उसे री एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी और को बेच देते हैं। ठीक है, ये इंटरपोर्ट ट्रेड होता है, ऐसा हम करते रहते हैं। चलिए, कोई डाउट देख लीजिए इसे। हाँ, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन कौन सी विशेषताओं को पाया जाता है, आइए देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम कुछ फीचर से, या फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ भी पूछ सकता है। तो कह रहा है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन। भाई देखो, हर एक कंट्री की अपनी टेरिटरी होती है। इंडिया का भी अपना एक क्षेत्र है, पाकिस्तान का भी है, अमेरिका का भी है, चाइना का भी है। हर एक कंट्री का अपना एक टेरिटरी होता है। तो वो कंट्री अपने उस टेरिटरी के अंदर जो चीजों को बनाती है, दूसरे देश में ले जाके बेचती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो हर एक कंट्री का अपना टेरिटरी होता है। तो हर कंट्री अपने टेरिटरी के अंदर जो है बहुत ज्यादा स्पेशलाइज तरीके से काम करती है और उसे दूसरे देश में बेचती है। इसीलिए कह रहे हैं कि टेरिटरी स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब अपने ही क्षेत्र के अंदर हम चीजों को विशिष्ट रूप से बनाते हैं और दूसरे देश में ले जाके बेचते हैं। ठीक है, आगे आता है इंटरनेशनल कंपटीशन। भाई इस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, अकेला इंडिया तो है नहीं, कम से कम 150-200 देश हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं चीजों का। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है हर देशों के बीच में। हर एक देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, हर एक देश चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुड्स और सर्विस लोगों को देके कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहे। तो बेटा यही इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, वही कह रहा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन भी बहुत पाया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है, सेपरेशन ऑफ सेलर्स फ्रॉम बायर। बेटा इसमें सेलर अलग होता है, बायर अलग होते हैं। मान लो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सेलर हैं और हमारी चीज को चाइना खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है, ये हमारे बायर है। तो सेलर अलग होता है और बायर अलग कंट्री होती है, एक ही नहीं होता। फिर कहला लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन। बेटा इसमें मिडिल मैन का जो श्रृंखला होती, चेन होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। हम डायरेक्टली अमेरिका में माल नहीं बेच सकते हैं, हमें मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी। हम यहां से अपने किसी एजेंट को ले गए, अमेरिका के किसी एजेंट से उसने बात किया, फिर बीच में बैंक आते हैं और उसके बाद वहां पर होलसेलर आएंगे, रिटेलर आएंगे, तब माल बिकेगा। तो हमारी जो एक्सपोर्ट होते बेटा वो कई चेन से होकर गुजरना पड़ता है, हम डायरेक्टली नहीं बेच पाते, इसलिए मिडिल मैन की बहुत जरूरत पड़ती, जो लोग बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। तो बिना उनके हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जाहिर सी बात है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल नियम कानूनों का पालन हमें करना पड़ता है। हर एक देश के अपने इंटरनेशनल ट्रेड नियम कानून है और इंडिया का भी अपना नियम कानून है। तो सब उसी के दायरे में रह के, उसी के लिमिट में रह के काम करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। हर एक कंट्री जो है एक देश से दूसरे देश की करेंसी को एक्सेप्ट करती रहती है। इंडिया डॉलर को एक्सेप्ट करेगा, डॉलर रुपये मतलब डॉलर वाले जो है हमारे देश की करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, तभी इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा ना। तो हम म्यूचुअली जो है एक देश की दूसरे देश की करेंसी को एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल। इंटरनेशनल ट्रेड में बेटा सबसे बड़ी विशेषता ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। हमारे देश की सरकार या हर एक देश की सरकार अपने लोगों पर कंट्रोल रखती है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा करिए कि देश में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो या हमारा दूसरे देशों के साथ कोई रिश्ता ना खराब हो। इसीलिए बच्चों हमारा इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट आए दिन कई प्रकार का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह बनाती रहती है। अच्छा, सेवरल डॉक्यूमेंट्स। बच्चा इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं चालू कर सकते, आपको लाइसेंस चाहिए, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियम को पालन करना पड़ेगा, और कई प्रकार के आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे नियम कानून आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और कई प्रकार बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको इसमें आवश्यक होते हैं। मैं बताऊंगा कभी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है रोल और इंपॉर्टेंस। भाई रोल अथवा इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का रोल क्या है या महत्व क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड हमारे देश में या किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंस है या कितना उसका रोल है, ये चीज हम समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
इसको हम बेटा ऐसे ही बेसिकली बता दे रहे हैं, इसमें जनरली बहुत कुछ है नहीं, आप ऐसे पढ़ते चलिए, ठीक है। बहुत डीप में ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक बार सुन लीजिए, काम खत्म, टॉपिक याद कर लीजिए, एग्जाम में लिख दीजिए, ठीक है। अगला था रोल और इंपॉर्टेंस। द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर एज फॉलोज। कुछ इसके रोल और इंपॉर्टेंस नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका रोल ये है कि जो हमारे देश के लेबर हैं, वो लेबर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें दूसरे देश में अच्छा प्रोडक्ट बेचना है, अच्छी सर्विसेज देने हैं, तो हम अपने लेबर को उसी तरीके से डिवाइड करते हैं अपनी संस्था में कि हमारा लेबर ये काम करेगा, ये काम करेगा, ताकि प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी निकल के आए, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड निकल के आए। और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे लेबर और हमारे एम्प्लॉइयों के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, कल को वो काम करने में और एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है व्यापार करना होता है, तो इससे हमारे जो लेबर है हम उनको अच्छी तरीके से उनका ड्यूटी डिवाइड कर देते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल के हिसाब से उनको वर्क हम डिवाइड करके उनके अंदर स्पेशलाइजेशन ले आते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस भी बहुत स्टैंडर्ड हो जाता है। फायदा हमको ये मिलता है। दूसरा, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छा सा बंटवारा कर पाते हैं और अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। बच्चों होता क्या है, हमारी जो कंपनियां हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, कैपिटल हो, उनका वो प्रॉपर यूज करते हैं, वो बेकार ना जाने दें, वो वेस्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, उनका जो है उनका जो आउटपुट है वो और अच्छा होता है, जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज बेटा उनका प्रॉपर एलोकेशन होता है और उनका वेस्ट नहीं होता, वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, खपत हो जाती है दूसरे देशों में, इसलिए हम उनको अच्छे से यूज कर लेते हैं। तीसरा, रेजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है, हमारे देश में रोजगार आएगा, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का बेटा वो बढ़ जाएगा। लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छा हेल्थ, अच्छे रोड, अच्छा ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। ये हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा होगा, या किसी भी देश में होगा। अगला आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है कि जब हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, जिससे ज्यादा रोजगार लगेगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ प्राइसेस, कहने का मतलब क्या बेटा, हम प्राइस में समानता रखते हैं। मतलब क्या है कि भाई जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, उसका जो है क्या होता है कि हम जब दूसरे देशों में बेचते हैं तो हमारे जो है प्रोडक्ट लगभग इक्वल प्राइस पे मिलते हैं। अमेरिका में खरीदो चाहे जापान में खरीदो, अगर वो कस्टम वगैरह नहीं लगाते तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो प्राइस उनके यहाँ सेम रहेगी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी देश हमारे देश के चीजों को खरीदेगा और फिर हमारे देश में उत्पादन हमको ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और फलेंगे फूलेंगे। फिर इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स। क्या कह रहा है बेटा कि हमारे देश में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो है इमेज डाउन हो, हम अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड अपने गुड्स का बनाए रखते हैं। अगला आता है फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलप करता है, जीडीपी नेशनल मतलब जीडीपी हमारा बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारे जो देश के अंदर लोकल प्रोडक्ट है बेटा उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वो भी लोग चाहते हैं कि हमारे भी प्रोडक्ट का जो है दूसरे देशों में अच्छा व्यापार हो, तो हमारे लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फिर कह रहा है हमारे यहाँ मल्टीपल चॉइसेस हो जाते हैं लोगों के पास या दूसरे देशों के पास, की वो चाहे जिस भी देश का प्रोडक्ट आसानी से खरीदे। इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा यही होता है, ठीक है। अब आता है बेनिफिट्स। वही है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स या लाभ क्या है, बात वही हो गई कि रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाता है, कई प्रकार के गुड्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप चाहे जिस देश का खरीद करके कंज्यूम करिए। फिर बेटा हमारे देश में या किसी भी देश में प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ने से हर एक देश चाहता है ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करें। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन करने की क्षमता हर देश की बढ़ जाती है, अच्छे लेबर लगाता है, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आती है, तो ये फायदा निकल के आता है। अगला, हमारे यहाँ मान लो पॉपुलेशन 1.5 अरब की है, हमने 2 अरब के हिसाब से प्रोडक्शन कर दिया था, बचे 50 सॉरी हमारे यहाँ 1.5 अरब पॉपुलेशन है, हमने 2 अरब पॉपुलेशन के हिसाब से माल बना दिया, तो जो एक्स्ट्रा हमने 50 करोड़ जनसंख्या का माल जो बनाया वो बेटा हम दूसरे देशों में बेच के पैसा कमा लेंगे। तो अगर हम अपने यहाँ सरप्लस माल बनाएंगे तो उसको दूसरे देश में बेच के अच्छा पैसा कमाएंगे।
अगला आता है चीपर कॉस्ट। हमारे यहाँ कॉस्ट भी मतलब हम जो है कंजम्पशन एट चीपर कॉस्ट, हम क्या करते हैं बेटा जब अपने यहाँ मास में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है, जिससे दूसरे देशों को हमारे देश के प्रोडक्ट को खरीदने में आसानी होती है, तो उसको भी चीपर कॉस्ट पे चीज आसानी से मिल जाती है। अगला आता है मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है। फिर ट्रेड फ्लैक्चुएशन, मतलब जो ट्रेड है बेटा उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, ठीक है। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है या दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम क्या है? कह रहा बैरियर्स, कई प्रकार के प्रॉब्लम बेटा। अब आप कल्चरल एंड सोशल बैरियर है, आप दूसरे देश में माल बेचने जा रहे हो तो आप वहां के कल्चर को नहीं जानते हो, आप वहां के लैंग्वेज को नहीं जानते हो, आप वहां के चीजों को नहीं जानते हो, जिससे बेटा आप अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम आएगी। अगला आता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। कई बार देखो चाइना का अमेरिका से प्रॉब्लम होता है, यूक्रेन का रशिया से, तो ऐसे में क्या होता है बच्चा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से भी जो है क्या है ना कि हम व्यापार कम कर पाते हैं, इंडिया को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी इनकी सुनो कभी उनको सुनो, टैरिफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, हर एक देश अपने अपने यहाँ टैक्स और ट्रेड के नियम बनाते रहते हैं, जिससे हमें अपने व्यापार करने में प्रॉब्लम आती है। हर एक देश स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे हमें उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है। कई देश हमारे देश के प्रोडक्ट को बायकॉट करते रहते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम आती रहती है। एंटी डंपिंग पेनल्टीज, एंटी डंपिंग क्या होता है बेटा बाद में बताऊंगा, अभी जान लो कि एंटी डंपिंग भी एक प्रकार का जो है हमारे यहाँ बैरियर्स है। अगर कोई देश हमारे देश में जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे बेच रहा है तो हम उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग लगाते हैं, तो बेटा ये प्रॉब्लम आती, कई देश जानबूझ के माल को सस्ते दाम पे बेचते रहते हैं। अगला मॉनेटरी बैरियर्स, हमारे देश में आरबीआई वगैरह भी लिमिट लगाते कि इससे ज्यादा रुपए का आप व्यापार नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। फिर क्या कह रहा है रीजन क्या है ट्रेड करने का? देयर आर सेवरल रीजन फॉर ग्रोइंग ग्लोबली, मतलब कई प्रकार के रीजन है ग्लोबल लेवल पे व्यापार करने का, इंटरनेशनल ट्रेड करने का। हम अपनी लोकल मार्केट से ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। फिर कह रहा बेटा ज्यादा सक्सेस होने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, इकोनॉमिक फायदा लेने के लिए करते हैं, इनोवेशन के लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं। बेटा कई प्रकार का जो है हम इंटरनेशनल ट्रेड करते रहते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्या है? हमने बताया इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम ये बेटा कि इंटरनेशनल ट्रेड करना आसान नहीं है, एक देश से दूसरे देश में माल को ले जाना बहुत दूरी है, खर्चा ज्यादा आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्टेंस की होती है। दूसरा आता बेटा डिफरेंट लैंग्वेज, हर देश की लैंग्वेज अलग अलग है। रास्ते में कई प्रकार का खतरा, समुद्री डाकू हैं, लुटेरे हैं जो माल को लूट लेते हैं, उनको हफ्ता चाहिए, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें डिफिकल्टीज आती पेमेंट करने में, अगले को डॉलर चाहिए हमको रुपए में पेमेंट करना पड़ता है, हमें उतना डॉलर लाने के लिए उतना रुपया देना पड़ता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हर देश के, इससे ज्यादा इंपोर्ट हमारे यहाँ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमारे देश में बेटा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे देश में वीक है बेटा, जिससे हमें दूसरे देशों के बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाता कि हम क्या बेचें क्या खरीदें। अच्छा एडवांटेज तो हम आपको बता चुके, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, हम तो बता चुके हैं। नुकसान भी बता दिए कि डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज क्या इंटरनेशनल ट्रेड का? बेटा हमारे यहाँ भाई हर एक देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल बनाए, इससे अपने देश के जितने रिसोर्सेज उसका ज्यादा बर्बादी होती है, रॉ मटेरियल है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लेबर है, इनको हम बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माल बना के दूसरे देश में बेचें और अच्छा पैसा कमाएं। फिर आता है इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फर्क पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरे देश की इंडस्ट्रियां बेटा माल बेचेंगी दूसरे देश, तो हमारे देश की इंडस्ट्रियों का माल कौन खरीदेगा? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगला इफेक्ट ऑन कंजम्पशन हैबिट्स, बेटा हमारे यहाँ लोगों को कंजम्पशन हैबिट पे असर आएगा, हम लोग विदेशी चीजों को ज्यादा प्रेफर करेंगे, अपने देश की चीजों को प्रेफर नहीं करेंगे, जिससे देश की इंडस्ट्रियों का नुकसान होने लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। टाइम ऑफ इमरजेंसी, बेटा हमारे यहाँ कई बार क्या होता है इमरजेंसी के समय हम व्यापार नहीं कर सकते दूसरे देश से, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कोई इमरजेंसी आ गई, युद्ध वगैरह हो गया तब। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हम दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक पर डिपेंडेंस है, अगर अमेरिका की इकोनॉमिक अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी, वो डूबेगा तो हम डूबेंगे। अगला पॉलिटिकल डिपेंडेंस, हम पॉलिटिक्स पे निर्भर है, चाइना अमेरिका रशिया सबका पॉलिटिक्स अच्छा होगा तो हमारा भी व्यापार फलेगा फूलेगा, वरना इनमें प्रॉब्लम तो हमारा व्यापार प्रॉब्लम करेगा हमको, ठीक है। पॉलिटिकल डिपेंडेंस हो गया। इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, हम कई बार बेटा हार्मफुल गुड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं,
दूसरे देश की कंट्रियां कई बार नुकसानदायक प्रोडक्ट बनाती है, जिससे हमारे देश के लोगों को बहुत नुकसान होता है, शरीर को, एनवायरनमेंट को, तो ये प्रॉब्लम आता है बेटा। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा हमारे देश में कई नेचुरल रिसोर्सेज बेटा जिनका हम घटिया तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा कुछ बेसिक बातें जो आप पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे थ्योरीज, बट पहले आप वेट करिए, ठीक है। चलिए, तो हमने कुछ था नहीं इसमें, जल्दी से पढ़ा दिया। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।